नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आज स्थानीय लोगों को 75% नौकरी के नियम के साथ 50 आउटसोर्सिंग कंपनियों ने लगाया निबंधन शिविर। बता दें कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को नियोजन देने के लिए शुक्रवार को निबंधन शिविर का आयोजन किया गया। बीसीसीएल के सामुदायिक भवन में आयोजित निबंधन शिविर सह कार्यालय में बीसीसीएल में काम करने वाली 50 आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार तथा नोडल पदाधिकारी संतोष कुमार ने नियोजन अधिनियम की जानकारी दी। इस अधिनियम के आधार पर नियोजन देने के तरीकों के बारे में बताया गया। शिविर में 50 आउटसोर्सिंग एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में शामिल नहीं होने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बारे में कहा गया कि बीसीसीएल बाद में इन कंपनियों को प्रशिक्षण देगी। नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के प्रत्येक नियोक्ता को 40,000 रुपए वाली कंपनियों में स्थानीयों को 75% हिस्सेदारी देनी है। 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों के नियोजन करनी कंपनियों पर यह नियम लागू होगा। रांची हाईकोर्ट ने डीजीसीए को दिया आदेश, देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा हो शुरू। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग शुरू करने की मांग वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर कल यानी 10 फरवरी को सुनवाई हुई। एयरपोर्ट के आसपास बने ऊंचे भवनों को हटाने पर हाईकोर्ट ने नगर विमानन के महानिदेशक को आदेश जारी करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने डीजीसीए को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश जारी करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जिन 9 भवनों को तोड़ा जाना है उनके मालिकों से पूछा गया था कि उन्होंने निर्माण के पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी ली थी या नहीं, जिस पर मकान मालिकों की ओर से जवाब दिया गया है। देवघर एयरपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को भेज दी है। अब डीजीसीए ही भवनों को हटाने का आदेश जारी करेगा। चुनावी प्रचार तेज, मुख्यमंत्री के दौरे से चढ़ेगा रामगढ़ उपचुनाव का राजनीतिक पारा। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर नाम वापसी की तिथि शुक्रवार को समाप्त हो गई। कुल 18 प्रत्याशी मैदान में अड़े रह गए। वैसे उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान शुरू है। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो और आजसू की सुनीता चौधरी तो चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रचार में जुट गए थे, लेकिन यूपीए और एनडीए खेमे की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव मैदान में कूदने के बाद रामगढ़ उपचुनाव का राजनीतिक पारा चढ़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री बयानों और आरोपों पर पक्ष और विपक्ष का चुनावी गणित प्रभावित होगा। तय शेड्यूल के अनुसार 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 25 फरवरी के शाम तक वहां चुनाव प्रचार का समय निर्धारित है। जम्मू सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के 20 से 21 फरवरी के बाद रामगढ़ में प्रचार करने की संभावना है। इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रचार का कार्यक्रम तय कर रहा है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य सरकार ने मतदान के दिन यानी 27 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर लगाए रोक, जरूरत पड़े तो केस दर्ज करे। मतलब कि रांची में ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। मौखिक रूप से कहा कि रात 10 बजे के बाद हर हाल में राज्य शहर में लाउड स्पीकर नहीं बजनी चाहिए, जरूरत पड़े तो प्राथमिकी दर्ज की जाए। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक एसपी उपस्थित थे। न्यायालय ने एसपी, ट्रैफिक एसपी और नगर आयुक्त को कहा कि वे देखें कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हो रही है या नहीं। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य शहर में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में कोर्ट को जानकारी नहीं दी गई है। जबकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को ध्वनि प्रदूषण के लिए उठाए गए कदम के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था। सांसद संजय सेठ ने रांची के पहाड़ी मंदिर को बचाने की मांग, बोले राष्ट्रीय महत्व का स्मारक हो घोषित। मतलब कि रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कल शुक्रवार को लोकसभा में पहाड़ी मंदिर से जुड़ा मामला उठाया और उनके संरक्षण और संवर्धन की मांग भारत सरकार से की। शून्यकाल के दौरान सांसद श्री सेठ ने सदन में कहा कि भारत में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जिनका धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। ऐसे ही स्थानों में है रांची का पहाड़ी मंदिर। हिमालय से भी पुराना इस पहाड़ी पर साक्षात भगवान शिव का वास है। यहाँ आदिवासी समुदाय से जुड़े बंधु पूजा भी करते हैं, उनके पाहन यहाँ पूजा करवाते हैं। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व यह है कि यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई थी। ऐसे में इसे फांसी टुंगरी के नाम से भी जानते हैं। सांसद संजय सेठ ने कहा कि वर्तमान समय में पहाड़ी की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। हमारे पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी जी ने कई बार रिपोर्टिंग किया है। उन्होंने बताया कि यह पहाड़ी हिमालय से भी पुराना है और भुरभुर मिट्टी की है। हमेशा यह आशंका बनी रहती है कि यह कभी भी धंस सकती है। इतने बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान को अब संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है ताकि ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक छवि और आस्था सब कुछ बरकरार रह सके।
विधायक का स्कांड, समन मिलने के बावजूद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरगोड़ा थानेदार विनोद सिंह, इस वजह से मांगी मोहलत। बता दें कि ईडी ने झारखंड में सरकार गिराने की साजिश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरगोड़ा थानेदार विनोद सिंह को समन भेजा था, लेकिन अरगोड़ा थानेदार ईडी के समन पर एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अरगोड़ा थानेदार ने वरीय अफसरों से मंतव्य मिलने के बाद वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित होंगे और तब तक उन्हें मोहलत दी जाए। वहीं रांची पुलिस ने थानेदार को समन मिलने की जानकारी पुलिस मुख्यालय को दी है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय भी गृह विभाग से पत्राचार करेगा। उच्च अधिकारियों की सहमति मिलने के बाद ही थानेदार को एजेंसी के समक्ष भेजा जाएगा। इस मामले में अन्य विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। ईडी यह जानना चाहती है कि किसके आदेश और क्यों अरगोड़ा थाने की एफआईआर बंगाल भेजी गई थी। वहीं इस मामले में ही अरगोड़ा थाने में एफआईआर क्यों हुई। रांची के मेदांता में भर्ती जम्मू से प्रमुख शिबू सोरेन की स्थिति में हो रहा सुधार, हेल्थ रिव्यू आज। बता दें कि रांची के मेदांता में भर्ती जम्मू से प्रमुख शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले से ठीक हुआ है, जिसमें 2 लीटर कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। वह खुद से खाना भी खा रहे हैं और अपने को पहले से बेहतर बता रहे हैं। इलाज कर रहे हैं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर तामस कुमार साहू ने बताया कि पहले से स्थिति बेहतर है। फेफड़ों के संक्रमण को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी गई है उसका सकारात्मक असर पड़ रहा है। शनिवार यानी आज हेल्थ का रिव्यू किया जाएगा। गौरतलब है गुरुवार को दोपहर में सांस लेने में परेशानी और बेचैनी के बाद उन्हें इरबा स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आवश्यक जांच के बाद निमोनिया की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद एंटीबायोटिक सहित दवाएं शुरू की गई थी। कृत्रिम ऑक्सीजन शुरू किया गया था। इधर शुक्रवार को शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इलाज कर रहे हैं चिकित्सकों के साथ बैठक की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। झारखंड के नए डीजीपी पर नहीं लगी मुहर, 3 आईपीएस हैं पैनल में। नीरज सिन्हा के कार्यकाल का आज अंतिम दिन। बता दें कि डीजीपी नीरज सिन्हा के कार्यकाल का आज 11 फरवरी शनिवार को अंतिम दिन है। उम्मीद जताई जा रही थी कि इनके स्थान पर झारखंड के नए डीजीपी का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर हो जाएगा, लेकिन शुक्रवार की देर शाम तक इस पर निर्णय नहीं हो सका। इधर वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा को विदाई देने की तैयारी डोरंडा स्थित जयपवन में की गई है। शनिवार को उन्हें विभाग की ओर से परंपरा के अनुसार विदाई की जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार की शाम पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने डीजीपी को कार्यक्रम का कार्ड भी भेंट किया है। बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री सिन्हा ने 12 फरवरी 2021 को झारखंड के नए डीजीपी के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। इससे पूर्व अलग झारखंड राज्य बनने पर यह 15 नवंबर 2000 को रांची के पहले एसएसपी बनाए गए थे। इसके अलावा जयपवन कमांडेंट एसपी हजारीबाग, एसपी स्पेशल ब्रांच, रेंज डीआईजी हजारीबाग, आईजी एसटीएफ, एडीजी निगरानी, एडीजी स्पेशल ब्रांच, सब विशेष गृह सचिव विभाग, एडीजी कम यूनिवर्सिटी दिल्ली, एडीजी वायरलेस, डीजी जैप और डीजी एसीबी के तौर पर उन्होंने राज्य में अपनी सेवा दी। 8 जनवरी 1962 को इनका जन्म साहिबगंज में हुआ था। उन्होंने साहिबगंज के संत जेवियर स्कूल से 1976 में मैट्रिक और 1977 में इन्हें नेशनल साइंस टैलेंट सर्च अवार्ड स्कॉलरशिप मिला। सीएनटी-एसपीटी एक्ट की भूमि पर चल रहे स्कूल कॉलेजों को भी मिलेगी मान्यता, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी मंजूरी। बता दें कि झारखंड में सीएनटी-एसपीटी एक्ट और लीज से प्रभावित भूमि पर चल रहे स्कूल कॉलेजों को भी मान्यता मिलेगी। वर्तमान में इन जमीनों पर संस्था के नाम से जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण मान्यता नहीं मिलती थी। नई व्यवस्था के लिए नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। संबंधित प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि काफी दिनों से इस नियमावली में बदलाव की मांग की जा रही थी। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण राज्य में फिलहाल 150 से अधिक स्कूल कॉलेज की मान्यता लंबित है, जबकि प्रावधान के अनुरूप जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूल कॉलेजों की मान्यता भी समाप्त हुई है। प्रस्तावित नई नियमावली में जमीन से संबंधित शर्त के साथ साथ जमीन की आवश्यकता भी कम की गई है। अब शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। विशेष विमान से दुमका पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, साहेबगंज की गुमानी से शुरू करेंगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित झारखंड कांग्रेस गुमानी हुआ शिफ्ट। बता दें कि पाकुड़ विधानसभा के गुमानी में आज से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। अभियान की शुरुआत करने के लिए वे विशेष विमान से दुमका एयरपोर्ट उतरे। उनका स्वागत झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम, वरिष्ठ नेता कृष्णानंद झा सहित कई नेताओं ने किया। वहाँ से वह गुमानी के लिए निकले। यहीं से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं रैली में उपस्थित जनता को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद वे निर्धारित समय पर दिल्ली लौट जाएंगे। आदिवासी सिंगल अभियान संघ का रेल चक्का जाम अभियान। आदिवासियों ने 6 सूत्री मांग को लेकर चकुलिया में रेल रोका। खड़गपुर टाटा रूट की ट्रेनें प्रभावित, 1.5 घंटे बाद परिचालन बहाल। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया स्थित खड़गपुर टाटा नगर मेन लाइन के खेमासुलिया स्टेशन पर अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान संघ की ओर से रेल चक्का जाम किया। इस बंदी की सूचना के बाद टाटा नगर खड़गपुर सेक्शन के विभिन्न ट्रेनों का परिचालन रात 1 बजे रद्द कर दिया गया, जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी पाकर एग्जीक्यूटिव एसएम बनर्जी, एसीएम आशुतोष
संतोष कुमार सिंह और स्टेट डीएसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुट गए। इस अवसर पर जाम कर रहे लोगों को पदाधिकारियों ने समझाया, जिसके बाद लोगों ने पटरी खाली की। आदिवासी सिंगल अभियान की यह मांगे 2023 में किसी भी हाल में सरना धर्म कोड को लागू करना होगा। आदिवासियों का ईश्वर मांग भरुआ है, इसे तत्काल जैन के दखल से मुक्त कर आदिवासियों को सपना होगा। भारत के सभी पर्वत पहाड़ आदिवासियों को सपना होगा। झारखंड राज्य आदिवासियों का गढ़ है, यहाँ संविधान कानून मानवाधिकार लागू कर शहीदों का सपना पूरा करना होगा। संथाल भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसे झारखंड का पहला राजभाषा घोषित करते हुए अन्य आदिवासी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। असम अंडमान में रह रहे झारखंडी आदिवासियों को अविलंब एसटी सूची में शामिल करना होगा। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था मतलब रॉयल सेल्फ रूल सिस्टम पर गणतंत्र तथा संविधान अनुरूप सुधार कर अविलंब इसे लागू करना होगा। बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करके रिटायर हुए झारखंड के डीजीपी, दी गई शानदार विदाई। बता दें कि एक पुलिस के लिए सेवा का अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन कभी भी परिवार से विदाई नहीं हो सकती है। मैं पुलिस के इस परिवार से हमेशा जुड़ा रहूंगा। यह सिलसिला अभी और लंबा जाएगा। उक्त बात झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कही। गौरतलब है कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है, जिसके उपलक्ष्य में आज डोरांडा स्थित जयपवन ग्राउंड में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद जैप के टुकड़ियों ने परेड की। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद डीजीपी नीरज सिन्हा ने परेड की सलाह मिली। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी ने कहा कि जीवन के 40 साल मैंने पुलिस सेवा में दे दिए, अब मेरे लिए यह आराम करने का समय है। अपने कार्यकाल की सफलताओं पर बात करते हुए नीरज सिन्हा कहते हैं कि जिस पहाड़ पर कल तक सरकार नहीं जा पा रही थी, आज वहां पुलिस जा रही है। झारखंड में लगभग नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, अब वहां सरकार की योजनाएं भी पहुंच रही है। जो लोग सालों से नक्सलवाद के डर से अपने ही घर छोड़े हुए थे, वे आज फिर से बस रहे हैं। ऑन स्पॉट होंगे समाधान। 4 जगहों पर कल लगेगा ऊर्जा मेला, बिल मीटर की गड़बड़ी बता सकेंगे। बता दें कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अपने धनबाद सर्किट में 4 जगहों पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रविवार को ऊर्जा मेला लगाएगा। धनबाद डिवीजन में SNMMCH सेक्शन ऑफिस, गोविंदपुर डिवीजन में बरवा अड्डा के पकड़ी बाजार में, मंदाकिनी स्कूल के पास निरसा डिवीजन में चिनकुंडा ऊपर बाजार और झरिया डिवीजन में ब्लॉक रोड स्थित राज मैदान में दिन के 10:30 बजे से ऊर्जा मेला लगेगा। धनबाद डिवीजन के SDO इरफान खान ने बताया कि ऊर्जा मेले में उपभोक्ता बिजली बिल में सुधार, किस्तों में भुगतान, खराब मीटर को बदलवाने और नया बिजली बिल कनेक्शन लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बिजली चोरी व सर्टिफिकेट केस से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की जाएगी। 100 यूनिट तक की मुफ्त बिजली के बारे में भी उपभोक्ता को जागरूक किया जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।